हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस में। लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ जो होगी क्वेश्चंस प्रीलिम्स एंड मेंस के, मैं जैसे डेली देती हूँ वैसे ही दे दूँगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से आप सब देख सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएँ। हमें न्यूज़पेपर में सिर्फ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकाल के उसे पढ़ना है ताकि हमारा टाइम वेस्ट इधर उधर ना लगे। राइट, टाइम हमारा जो प्रीशियस टाइम है वो इधर उधर ना वेस्ट हो, इसीलिए सिर्फ मैं इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आप सबके लिए लेके आती हूँ और आपको यूपीएससी एंड अदर एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं न्यूज़ आपको कवर करवाती हूँ। अ होलिस्टिक एंड मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस। राइट, स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। मोदी बाइडेन टॉक्स टुमारो, इंडिया लुक्स टू इनवाइट क्वाड लीडर्स एज रिपब्लिक डे गेस्ट। ठीक है, रिपब्लिक डे के जो गेस्ट के रूप में क्वाड मेंबर्स को इनवाइट करने की बात करी जा रही है। यहाँ पे आपके लिए इनविटेशन ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी यहाँ पे क्वाड एक ग्रुपिंग ज़रूरी है। राइट, क्वाड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होती हैं। इट इज़ अ ग्रुपिंग ऑफ 4 डेमोक्रेसीज, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड जापान। ये 4 कंट्रीज़ मिला के क्वाड बनती है। इनका एम क्या है? फ्री, ओपन एंड प्रोस्परस इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, फ्री ओपन रहे एंड समृद्ध रहे इंडो पैसिफिक रीजन, वहाँ पे इनइक्वालिटीज़ ना रहे, वो मीन्स पोवर्टी ना रहे। ठीक है, किसी की डोमिनेशन ना रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना को काउंटर करने के लिए ये स्पेशली बनाया गया था। जो चाइना के जो बिल्कुल बढ़ता चला जा रहा है चाइना, स्पेशली साउथ चाइना सी में, इंडो पैसिफिक में, उसे काउंटर करने के लिए ये बनाया गया। द आइडिया ऑफ क्वाड वॉज फर्स्ट मोटेड बाई, किसने आइडिया दिया था? जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं आ पा रहा था चाइनीज़ प्रेशर की वजह से, तो ये आगे नहीं बढ़ पाया। देखिए 2007 की बात हो रही है। फिर 10 साल बाद यानी कि फाइनली इन 2017 इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड जापान ने मिलकर कोऑर्डिनेटरल डायलॉग यानी मीन्स कोऑर्डिनेटरल कोलिएशन बनाया। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है इंडिया के लिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 2 जो वाईआर का सेक्शन है, कि इंडिया के इंटरेस्ट को हमें वो देखना है। राइट, मैरीटाइम स्पेस इज़ लॉट मोर इम्पॉर्टेंट टू चाइना दैन इंगेजिंग इन अपॉर्चुनिटिस्टिक लैंड ग्रैब अटेम्प्ट्स इन हिमालयाज। ओके, यानी कि जो मैरीटाइम स्पेस है ना, वो मतलब चाइना के लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम मैरीटाइम स्पेस में अगर हम अपने डायलॉग्स जो अदर कंट्रीज़ हैं, अदर डेमोक्रेसीज़ हैं जो चाइना को काउंटर करती हैं, अगर हम उसके साथ चले, उन कंट्रीज़ के साथ चले, तो हम भी चाइना को काउंटर कर पाएंगे। राइट, तो ये हमें ये एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये है क्वाड, ये है इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। ये वाली 4 जो कंट्रीज़ हैं मिलके बताती हैं क्वाड। देयर इज़ अ स्पेशल ग्रोइंग ग्रेट पावर इंटरेस्ट इन द मैरीटाइम स्फीयर। राइट, जैसे कि वो है अपना साउथ चाइना सी है, पैसिफिक रीजन है, वो इंडियन ओशन का रीजन इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। राइट, तो बिल्कुल जो मैरीटाइम स्फीयर में ना काफ़ी इंटरेस्ट, काफ़ी मतलब लोग ना अपने अपने इंटरेस्ट से यहाँ पे आ रही हैं कंट्रीज़। मोरोवर इंडिया कैन बिल्ड अराउंड कलेक्टिव एक्शन इन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। ठीक है, जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिज़ास्टर के टाइम पे होता है, वो उनसे हेल्प मतलब इन कंट्रीज़ से हेल्प मिल सकती है और हेल्प भेजी जा सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पायरेसी ऑपरेशंस। पायरेसी मीन्स मैरीटाइम, वो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन आप लोगों ने देखी होगी कैसे पायरेसी होती है उसमें। तो पायरेसी को टैकल करने के लिए भी वो आज के ज़माने में भी प्रचलित है, वो पायरेसी, स्पेशली सोमालियन रीजन में। सोमालियन हो गया, जापान के कुछ रीजन्स में, ऑस्ट्रेलिया के आसपास ना पायरेसी होती है। एंटी पायरेसी ऑपरेशंस। इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्टेंस एंड क्लाइमेटिकली वुल्नरेबल स्टेट्स। कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स एंड सिमिलर एक्टिविटीज़, यानी कि एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को चल के हमें क्वाड का बहुत फ़ायदा मिल सकता है।
क्वाड कंट्रीज़ कैन चेक इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसीज़, जो इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसीज़ हैं चाइना की, राइट, कि सबको लोन दे के दबदबा बनाना है, सबको इकोनॉमिकली होल्ड करना है, काबू में करना है, अपने गुड्स दूसरी कंट्रीज़ में डंप करने हैं, राइट। तो ऐसी जो इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसीज़ है चाइना की, उसे काउंटर करने के लिए क्वाड काम आ सकता है। आपको ये वाले कीवर्ड्स नोट करने हैं, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। आपको सिर्फ अभी सुनना और समझना है। मैं आपको PDF दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, आप इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स लिख लीजिएगा अपने नोट्स में और अपने आंसर्स में यूज़ करना है। इश्यूज़ अनडिफाइंड विज़न, एक विज़न नहीं है यहाँ पे, क्लियरली डिफाइंड विज़न नहीं है। क्वाड मैकेनिज्म, क्वाड रिमेन्स अ मैकेनिज्म विदाउट अ डिफाइंड स्ट्रैटेजिक मिशन, राइट। यानी कि कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से वो लोग काम नहीं करते, एक इनफॉर्मल मीटिंग की तरह वो लोग बैठते हैं और कुछ इश्यूज़ पे सॉल्व करते हैं, उसके बाद ख़त्म। मैरीटाइम डोमिनेटेड, क्वाड मैरीटाइम रादर देन अ लैंड बेस्ड, ये एक मैरीटाइम ग्रुपिंग है। ऑस्ट्रेलिया जापान USA एंड इंडिया, ये कुछ मैरीटाइम के आसपास वाली कंट्रीज़ हैं, तो लैंड ग्रुपिंग नहीं है ये। वे फॉरवर्ड यहाँ पे लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके इश्यूज़ तो हैं ही, हमें क्या करना है, वे फॉरवर्ड यहाँ पे प्रेजेंट करना है अपने आंसर में। बेटर एक्सप्लेन द इंडो पैसिफिक विज़न इन एन ओवर आर्किंग फ्रेमवर्क, ठीक है। जो इंडो पैसिफिक विज़न है ना, वो सबके लिए सिक्योर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी ग्रोथ और इंक्लूसिव डेवलपमेंट, राइट, इन सब के विज़न को आगे बढ़ाना है। इंडिया हैज़ मैनी अदर पार्टनर्स इन द इंडो पैसिफिक, अदर कंट्रीज़ को भी बुलावा देना चाहिए, जैसे कि इंडोनेशिया एंड सिंगापुर। क्वाड बड़ी हो जाएगी तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी और उसमें रीजन्स आ जाएंगे, राइट। अ कॉम्प्रिहेंसिव विजन ऑन इंडो पैसिफिक कंसोलिडेट इट्स मिलिट्री नॉन मिलिट्री टूल्स, एंगेज जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स होते हैं उसके साथ और इंगेज करने की ज़रूरत है। इंडिया को एक लीडिंग रोल प्ले करने की ज़रूरत है, राइट, एक लीडिंग रोल यहाँ पे प्ले करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपके GS पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर एंड प्रीलिम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्राफ्टेड बाय मास्टर, यहाँ पे क्या इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे GS पेपर 1 एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है नटराज स्कल्पचर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नटराज क्या है, लॉर्ड ऑफ डांस, द हिंदू गॉड शिवा इन हिज फॉर्म एज द कॉस्मिक डांसर, जो जैसा होता है ना काल, बिल्कुल प्रचंड काल, मतलब जो डांस होता है, राइट, is represented in a metal or stone in many Shaivite temples, particularly in South India. साउथ इंडिया में ये काफ़ी प्रचलित है, ठीक है। ये वाला, इसमें 4 हैंड्स, यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर में ना आपको अंदर का कलाकार भी जगाना होता है, राइट, कि ये आपको जब आप कुछ देखते हैं, कोई आप स्कल्पचर देखते हैं, कोई मूर्ति देखते हैं या कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग देखते हैं ना, तो आपको अपने अंदर का कलाकार भी जगाना होता है और देखना होता है कि यहाँ से मैं आर्ट एंड कल्चर के लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस इमेज में आपको सिर्फ समझना है, ठीक है, कि 4 हैंड्स हैं एंड जो अलग अलग सिंबल्स की तरफ डायरेक्ट करते हैं, राइट। एक में ये वाली हो गई ये हो गई अभय मुद्रा, राइट, और एक हाथ में पकड़ा है डमरू, उनके हेयर जैसे लहरा रहे हैं। आपको सिर्फ ऐसे अगर मेंस में कुछ लिखने को आ जाता है कि चोला स्कल्पचर्स को आप डिस्क्राइब करिए, तो जब आप नटराज लिखेंगे तो हल्का हल्का ये फैक्ट प्रेजेंट कर देंगे। जटाओं से निकलती है गंगा, ठीक है, ऐसी चीज़ें। और ये जो आसपास है, ये जो क्लाउड्स हैं पूरे निम्बस क्लाउड्स हैं, ठीक है, ये वाले निम्बस क्लाउड्स हैं। ये है डाफ है, ये क्या होते हैं, ये ईगो को रिप्रेजेंट किया गया है। जो यहाँ पे बौना दिखाया गया है ना, ये ईगो को रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। आपको ऐसा कुछ मतलब स्कल्पचर्स में से ना कुछ फिलोसफिकल, कुछ रिलीजियस बातें आपको निकाल के लिख देनी होती है जब आर्ट एंड कल्चर की बात होती है। ये इंपॉर्टेंट पीस है चोला स्कल्पचर का। सम ऑफ द फीचर्स ऑफ नटराज, कौन कौन से फीचर्स हैं, अपर हैंड जो ड्रम लेता है, जो डमरू लेता है, डमरू, ठीक है, साउंड ऑफ क्रिएशन,
वो क्या सिग्निफाई करता है? साउंड ऑफ क्रिएशन. ऑल क्रिएशंस स्प्रिंग फ्रॉम द ग्रेट साउंड ऑफ डमरू. राइट. द अपर लेफ्ट हैंड, ये एटर्नल फायर को होल्ड करता है. जो अपर लेफ्ट हैंड है वो डिस्ट्रक्शन को बताता है. डिस्ट्रक्शन क्या है? प्रीकर्सर है एंड इनवाइटेबल काउंटर पार्ट ऑफ द क्रिएशन है कि अगर कोई चीज़ क्रिएट हुई है ना तो उसका नाश होना भी निश्चित है. लोअर राइट हैंड, यहाँ पे अभय मुद्रा दिखाता है. अभय मुद्रा मतलब कि जो डिवोटी है नटराज का, जो डिवोटी है शिवा का, उसे डरने की ज़रूरत नहीं है. एक लेफ्ट हैंड है, जो लोअर लेफ्ट हैंड है वो उनके पैर की तरफ है. वो दिखाता है कि पाथ ऑफ सैल्वेशन, मोक्ष का रास्ता है वो. जो स्मॉल डाफ है वो क्या दिखाता है? इग्नोरेंस एंड ईगो, कि इग्नोरेंस एंड ईगो पे चढ़ के, मतलब उस पर पैर रख के शिव जी तांडव कर रहे हैं. राइट. वो ऐसा दिखाता है. ईगो, हम सब के अंदर ईगो एंड इग्नोरेंस होता है. ये चीज़ आपको, ये वाली लाइन्स इंपॉर्टेंट है लिखनी अगर चोला स्कल्पचर की मेन बात यही है. ठीक है. नटराज ना बहुत इंपॉर्टेंट है चोला का. इन ऑर्नामेंटेशन, यहाँ पे एक कान में फीमेल ईयरिंग पहनी है और एक कान में मेल ईयरिंग. इसे फ्यूज़न बताया गया है मेल एंड फीमेल का, जिसे हम अर्धनारीश्वर कहते हैं. स्नेक है उनके गले में, जिसे कुंडलिनी पावर कहते हैं. इसमें कहते हैं ह्यूमन स्पाइन ना, जब ह्यूमन स्पाइन है ना डोमेंट स्टेज हमारी जो कुंडलिनी पावर है ना वो हमारे स्पाइन में रहती है सुप्त अवस्था में. ठीक है. जब हमें कॉन्शियसनेस हो जाती है तो वो जाग जाती है, कुंडलिनी पावर. द नटराज इज सराउंडेड बाय निम्बस. ये बोला है वास्ट अनएंडिंग साइकिल ऑफ टाइम, की काल क्या है? निश्चित नहीं है, काल चलता रहता है. ठीक है. ये वाला आपको थोड़े बहुत पॉइंट नोट करने की ज़रूरत है कि अगर आप स्कल्पचर के बारे में लिखें चोला स्कल्पचर में तो ये आप मेंशन करें. राइट. बैड वेदर अहेड, ये वाले कुछ चैलेंजेस, इश्यूज एंड वे फॉरवर्ड इम्पॉर्टेंट था. हिमाचल एंड उत्तराखंड में जो फ्लड आ रहे हैं कुछ रिसेंट ईयर से, जैसे कि केदारनाथ, जो बिल्कुल एक ट्रेजेडी थी. राइट. अभी वहाँ पे अभी हिमाचल और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड और फ्लड की वजह से, फ्लैश फ्लड की वजह से काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ी. वो क्या हो रहा है? वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं उसे अफेक्ट कर रही है. जो अनप्लान्ड डेवलपमेंट है ना वो डेवलपमेंट नहीं, वो डिस्ट्रक्शन है वहाँ का. राइट. आपको आंसर में ये कीवर्ड नोट करना है. अनप्लान्ड डेवलपमेंट लेड टू डिस्ट्रक्शन. According to most studies, 3/4 of infrastructure that will exist in cities by 2050, 3/4 of infrastructure है ना वो cities में रहेगा. तो ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे climate resilient बनाएं. Promote mixed use of land, principle of transit oriented development. ठीक है. डेवलपमेंट भी हो और growth भी हो and development भी हो. Some metros have plans to cluster workplaces, housing enclaves, market complexes in one locality with the central transport hub. Clusters में development की बात कही जा रही है. This could reduce the use of private जो ट्रांसपोर्ट है यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर रहा है, ये प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के यूज़ को कम करेगा और ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैस का जो फुटप्रिंट है उसे भी कम करेगा. यहाँ पे क्या कुछ ये चीज़ें दी गई हैं ये आपको ध्यान में रखनी है और अपने आंसर में लिखनी है. प्रधानमंत्री जन आवास योजना, जल जीवन मिशन एंड अटल मिशन फॉर रिजनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन कैन कंबाइन इन्वेस्टमेंट इन एनवायरमेंटल सर्विसेज वाइल प्रमोटिंग इक्विटी. ये वाले कुछ ऐसे सरकार के ऐसे कुछ मिशंस हैं लाइक जन आवास योजना, सबके लिए घर बनाना. ये इक्विटी तो प्रमोट कर रहे हैं. राइट. अब हमें क्या इनमें कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी होगी कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी प्रमोट करें. राइट. हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है सोशल वेलफेयर के साथ साथ. द फैक्ट दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अर्बन अफेयर्स लाइज विद द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज कॉम्प्लिकेट्स मैटर.
Flood hit Shimla, for instance, the state government constructs drainage facilities while the municipality is tasked with the maintenance. जो डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, वो इनएफिशिएंसी आती है. हमें क्या करना है, एक्चुअली डेलीगेट करना है विद टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम टू टॉप अप्रोच. ठीक है, हमें दोनों को साथ में लेके चलना है कि अगर कोई डेवलपमेंट हो रही है, कोई विकास का प्रोजेक्ट वहाँ पे चलाया जा रहा है, तो बॉटम के जो इफ़ेक्ट्स होने वाले हैं उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है. राइट, आपको क्या लिखना है, आपको बेसिकली क्रक्स ये निकालना है कि वहाँ पे अनप्लान डेवलपमेंट होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज़ है, एंड मोर यूज़ ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, जिस वजह से वो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर जो अनप्लान्ड है वो डिस्ट्रक्शन को बढ़ावा देती है, डिस्ट्रक्शन को इनवाइट करती है. जो भी सरकार की स्कीमें हैं, हम वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल मैनर में चलाया जाए, इन्वेस्ट किया जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट सेक्टर से इनवाइट किया जाए. राइट, ये चीज़ें आपको लिखनी होती है आंसर्स में. आपको डेली जो एडिटोरियल्स मिलते हैं ना, उनमें से सिर्फ आपको पॉइंट्स निकालने होते हैं, क्योंकि ऐसे ही कुछ प्लस पॉइंट्स हैं जो आपको मार्क्स दिलवाते हैं. राइट, क्योंकि डेली एडिटोरियल लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं. आपको नोट भी करना है, वो चीज़ इम्पोर्टेंट जिससे एग्जामिनर को आप सीधे सीधे लुभा सकते हैं. राइट, और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, दिस इज़ G20 फॉर वी द पीपल. ये नरेंद्र मोदी ने जो बात कही है, यहाँ पे आपको कीवर्ड्स नोट कर लेने हैं, क्योंकि आप एज इट इज़ लिख सकते हैं, एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेज. राइट, जैसे कि वसुधैव कुटुंबकम, यहाँ से मैंने बताया था महाउपनिषद से लिया गया है. दीज टू वर्ड्स कैप्चर अ डीप फिलोसफी, ये आप लिखेंगे किसमें, GS पेपर 4 में भी लिख सकते हैं कि एक डीप फिलोसफी यहाँ पे बताता है. द वर्ड इज़ वन फैमिली, दिस इज़ एन ऑल एम्ब्रेसिंग आउटलुक दैट एनकरेजेस अस. जो प्रोजेक्ट है, जो एक प्रोग्रेस है बिल्कुल यूनिवर्सल फैमिली के लिए. ट्रांसेंडिंग बॉर्डर्स मीन्स कोई जियोपॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं, सब एक फैमिली है, कोई अलग अलग लैंग्वेजेस नहीं, सबकी लैंग्वेजेस को बढ़ावा है, आइडियोलॉजीज़ हैं. राइट, वो उन सब की फैमिली है ये. ऑल फॉर अ ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जब से पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड आया है ना, काफ़ी चेंजेस इसमें देखने को मिले हैं. अब हम ग्रोथ के साथ साथ अब हम डेवलपमेंट को भी एक रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, रिकॉग्निशन दे रहे हैं. कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं इसके चेंजेस के लिए. फर्स्ट, देयर इज़ अ ग्रोइंग रियलाइजेशन ऑफ शिफ्ट फ्रॉम GDP सेंट्रिक व्यू टू ह्यूमन सेंट्रिक व्यू. ठीक है, GDP से पहले होता था ना कि ग्रोथ चाहिए, जितनी हाई GDP हो बहुत बढ़िया. अब क्या है, ह्यूमन सेंट्रिक व्यू को भी देखा जा रहा है, क्योंकि ह्यूमन नहीं रहेंगे तो वर्ल्ड नहीं रहेगा, वर्ल्ड नहीं तो क्या GDP. सेकेंड, द वर्ल्ड इज़ रिकॉग्नाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेजिलेंस एंड रिलायबिलिटी इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स, क्योंकि सप्लाई चेन वहाँ पे ब्रेक हो गई थी उस टाइम पे. काफ़ी सारी एसेंशियल सर्विसेज नहीं पहुंच पा रही थी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था एसेंशियल सर्विसेज का. तो सप्लाई चेन अगर इफेक्ट हुई है तो एक कंट्री की इकोनॉमी इफेक्ट हुई है, एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट हुई है, इंक्लूसिवनेस इफेक्ट हुई है. देयर इज़ अ कलेक्टिव कॉल फॉर बूस्टिंग मल्टीलेटरलिज्म थ्रू रिफॉर्म्स ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि UN को इंक्लूसिव बनाया जाए और ब्रिक्स कंट्रीज़ को इंक्लूसिव बनाया जाए. अभी 11 कंट्रीज़ हो जाएंगी पार्टिसिपेट करने के बाद जनवरी 2024 में. तो ये इंक्लूसिव यानी कि जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसे और इंक्लूसिव बनाना है. जो SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, वो ऑफ ट्रैक हो गए कब के, बहुत पहले. हमें G20 के थ्रू हमें उसी ट्रैक पे लेके आना है. राइट, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, वो ज़ीरो हंगर, ज़ीरो पॉवर्टी, कुछ ऐसे करके जो गोल्स थे उसे ट्रैक पे लेके आना है और सबके लिए सबको आराम से डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसे बिल्कुल इंक्लूसिव बनाना है, इक्विटी एंड इक्विटेबल बनाना है.
राइट। टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए इन्होंने क्या कहा है कि टेक्नोलॉजी बीते दिनों में ये देखा गया है कि कुछ ही सेक्शंस को फ़ायदा दे रही है, हमें इसे भी इंक्लूसिव करना है, पुअर एंड जो डाउन ट्रोडन वो जो सेक्शंस हैं सोसाइटी की उन्हें भी फ़ायदा हो। क्लाइमेट एक्शन को डेमोक्रेटाइज़ करना है, जैसे कि योगा को हमने सबसे बिल्कुल वर्ल्ड में हमने डेमोक्रेटाइज़ किया, बढ़ावा दिया, हमें वैसे ही लाइफ स्टाइल फॉर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट भी करना है, क्योंकि इंडिविजुअल एक्शन यहाँ पे काफ़ी मैटर करता है, राइट। जब इंडिविजुअल काम करेंगे ना तभी क्लाइमेट चेंज टैकल हो पाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, जो स्टैंडर्ड मैप निकाला था ना, किसने? चाइना ने, हमारे कुछ वेस्टर्न सेक्टर्स को इंक्लूड करते हुए, साउथ चाइना सी के काफ़ी रीजन्स को इंक्लूड करते हुए, आइलैंड्स को इंक्लूड करते हुए, राइट। अब उसमें क्या, जापान भी शामिल हो गए। जापान ने कहा कि हमारा जो सेनकाकू आइलैंड है, हमारा एरिया है सेनकाकू आइलैंड में, वो भी चाइना ने अपनी तरफ ले लिया। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? सेनकाकू आइलैंड। लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था इससे प्रीलिम्स में, सेनकाकू आइलैंड, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे है जापान का एक्सटेंशन, जापान का एक्सटेंशन है ये ताइवान है और ये चाइना है। तो सेनकाकू वो मतलब सेनकाकू आइलैंड पे क्या हो रहा है, इन तीनों का क्लेम हो रहा है थोड़ा थोड़ा। जापान कहते हैं ईस्ट वाले मुझे दो, ताइवान कहता है ये वाली साइड मुझे दो, ये वाला मेरा है, ठीक है, ये मेरी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना उसके अंदर आता है, और चाइना ने ये पूरा का पूरा धर लिया, राइट, धर तपोश लिया। इसका मतलब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए सेनकाकू आइलैंड। सेनकाकू आइलैंड आर नोन एज डायोयूस बाय चाइना एंड तायूताई, तायूताई बाय ताइवान, ठीक है। तायूताई कौन बोलते हैं? ताइवान कहते हैं। ये डिस्प्यूटेड है, यहाँ पे डिस्प्यूटेड विद चाइना एंड ताइवान, चाइना एंड ताइवान। ऊपर से अब जापान का भी स्टेक है, जापान भी अपने ईस्टर्न एरिया को क्लेम करता है। सेनकाकू आइलैंड डिस्प्यूटेड डायू आइलैंड टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स ओवर अनइनहैबिटेटेड आइलैंड्स हैं नोन एज सेनकाकू आइलैंड्स इन जापान। आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है। लोकेशन क्या है? सेनकाकू आइलैंड का ये क्वेश्चन आया है पिछली बार कि ये किन दो कंट्रीज़ के बीच का डिस्प्यूट है। इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है कि वो चाइना के ईस्ट, जापान की हल्का सा साउथ, और ये ताइवान के नॉर्थ ईस्ट, राइट। ये लोकेशन, ये मैपिंग आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये वाला सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, पर अगर आप साउथ चाइना सी का इश्यू लिखेंगे जीएस पेपर 2 में तो आप सेनकाकू आइलैंड का वहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है, कि साउथ चाइना सी हो गया, वहाँ के काफ़ी सारे आइलैंड्स पे चाइना अपनी तरफ से क्लेम करने लग जाता है। ये वहाँ पे डिस्प्यूट क्रिएट किया जा रहा है, राइट। तो ऐसे पढ़ते हैं न्यूज़पेपर से आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें प्रीलिम्स के लिए, मैपिंग के लिए, जीएस पेपर्स के लिए, या एस्से में आप कौन सा कीवर्ड, कौन सी क्या ऐसे अट्रैक्टिव लाइंस लिख सकते हैं। एनालिसिस के साथ साथ ना अट्रैक्टिव लाइंस बहुत ज़रूरी होती है, कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। आप किसी भी टॉपिक के नोट्स उठा के देख लीजिए, वो कीवर्ड्स पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया होगा, राइट। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं और आपको ऐसे ही न्यूज़पेपर पढ़ना होता है। आज के लेक्चर से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस दे दूँगी प्रीलिम्स एंड मेंस के अपने टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप सब देख लीजिएगा वहाँ से। मिलते हैं कल। आपको क्या करना है, जो मैं दूंगी ना, वो जो ये वाले PDF दूंगी मैं आपको वैल्यू एडिशन पढ़ना है, समझना, और फिर जब आपको मौका मिले अपने आंसर्स में यूज़ करने का, उसे यूज़ भी करना है। तभी आपको एग्जामिनेशन हॉल में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके पास चीज़ें पहले से ही रखी होंगी, लिखी लिखाई और प्रैक्टिस की हुई, राइट। तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जन्माष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।